एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्नावली के साथ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो साथ साथ ही देखते चलेंगे, तो उससे समझने में आसानी होगी। वरना जैसे मैं पहले आपको सभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो बाद में आप उनको भूल जाओगे, तो साथ साथ में जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है वो पूरी की पूरी प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसकी कलन विधि, उसके द्वारा HCF ज्ञात करना, उसके ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड है। तो 1.1 प्रश्नावली के लिए हमारी जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो पहले प्रश्नावली करने से पहले उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई इतना बड़ा खेल है नहीं। जो छोटी क्लास है उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, भाग दिया है, सभी ने दिया है छोटी क्लासों के अंतर्गत भाग दिया है। आपको पता है भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो आपने ये चीज भी पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये चीज पढ़ी है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो आती है कि उसमें इसी को व्यक्त किया गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर को देखकर हमें डरना नहीं है कि ये a बराबर बी क्यू प्लस आर कहां से आ गया। तो उसको मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से यहां पर समझा रहा हूं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे आ गया। देखना, हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको, घबराने की जरूरत है नहीं। देखना यहां कि आपने भाग दिया है, तो यहां पर आपने पढ़ा है कि यहां पर क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, वही होता है भाज्य। और यहां पर हमारे पास क्या होता है, भाजक होता है। यहां पर क्या होता है, भाजक। भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है। और कितनी बार भाग जाता है वो हमारे पास क्या होता है, भागफल होता है। और अंत में जो हमारे पास शेष बचेगा, जो भी यहां पर शेष रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं ना। तो एक बात देखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सिर्फ यह बोला गया है कि भाज्य को तो उसने क्या मान रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य को उसने मान रखा है a, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक की हमारी लास्ट क्लास में बात हो गई थी। क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक, जो भी जीरो से बड़ी संख्याएं होती है, जीरो से बड़ी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ये सभी धनात्मक पूर्णांक में आते हैं। तो भाज्य ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। भाजक को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में किसके द्वारा व्यक्त कर रखा है, बी के द्वारा व्यक्त कर रखा है। बी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो अब धनात्मक पूर्णांक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे बोलूं कि ए व बी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए व बी की जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने बात कर ली। हमने धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात की थी, ऋणात्मक के बारे में बात की थी और शून्य पूर्णांक के बारे में बात की थी। तो वो मैंने इसीलिए ही पहले बताया था, ठीक है। अब देखना, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसमें भागफल को उसने क्या मान रखा है, क्यों मान रखा है, और जो अंत में जो शेषफल जो हमारे पास शेष रहता है, बचता है, वो उसने उसमें आर के रूप में व्यक्त कर रखा है। अरे आपको अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा इसका, लेकिन यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसकी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि उसने लैंग्वेज क्या लिख रखी है, कि होती क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये पूरी लैंग्वेज लिख के मैं बताऊंगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखना, भाज्य, ये आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अरे ये तो सभी को पता है, छोटी क्लासों में आ जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य को किसके द्वारा लिख रखा है, ए के द्वारा लिख रखा है। तो ये ए और है क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यही तो है। ए की जगह उसने भाज्य को रिप्रेजेंट कर रखा है।
भाजक b, भाजक को किसके, b के द्वारा, और ये गुणा, या तो गुणा लगा दो ये, और भागफल को किसके द्वारा, q के द्वारा व्यक्त कर रखा है, और प्लस शेषफल को r के द्वारा व्यक्त कर रखा है। तो ये ही है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि r का मान कहां से कहां तक हो सकता है। r का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, r का मान भाजक के बराबर भी नहीं होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है r का मान। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें यहां साइड में देखना, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 19 में हमें 3 का भाग देना है, 19 में हमें किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। तो आपको पता है 3 छिक्के कितनी बार भाग जाएगा, 3 छिक्के 18, 6 बार भाग गया, शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 ही बचाना। अब यहां से मैं एक बात लिखना चाहूं तो हमारे पास भाज्य कितना है, भाज्य 19 है, तो मैं यहां से लिखूं कि 19, ये 19 किसका मान है, a का मान है, a का मान है, और b का मान क्या है, भाजक का मान 3 है, और भागफल का मान q का मान 6 है, और शेषफल r है। अरे दिखाई दे रहा ना, शेषफल r है। तो 19 बराबर हम ऐसे ही तो लिखते हैं कि भाजक गुणा 3 गुणा भागफल 6 प्लस ये शेषफल। अब देखना, इस शेषफल की वैल्यू हम डिफाइन करें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल या तो जैसे 0 के बराबर भी हो सकता है, कैसे, जैसे भाग पूरा पूरा चला गया किसी संख्या में, जैसे यहां पे मैं 18 लिखता तो 3 छिके 18, तो यहां पर शेषफल 0 बचता ना, इसका मतलब शेषफल 0 हो सकता है, ये तो डिफाइन है कि शेषफल 0 भी हो सकता है, लेकिन शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर यहां भाजक से बड़ा यहां पर कोई शेषफल बचता तो वापिस भाग नहीं चला जाता क्या 3 का, जैसे यहां पर शेषफल 4 बचता, तो 4 अगर यहां पर शेषफल बचता 3 से बड़ा होता तो इसका मतलब 3 का वापिस भाग जाता ना, इसका मतलब शेषफल 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ना 3 के बराबर हो सकता। अगर यहां पर शेषफल वापिस 3 बचता, यहां शेषफल वापिस 3 बचता, 3 शेष रहता तो वापिस 3 का भाग जाता ना, इसका मतलब शेषफल है उसका मान भाजक से छोटा ही होगा, मतलब शेषफल का मान यहां भाजक 3 है तो 3 से छोटा होगा शेषफल का मान, यहां भाजक 5 होता तो शेषफल का मान 5 से छोटा होता। लेकिन मैं यहां से आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इस शेषफल की वैल्यू में शेषफल का मान कहां से कहां तक हो सकता है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। उसके समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे यहां पर 18 होता, देखना यहां इधर में लिख रहा हूं, जैसे यहां 18 होता तो हम लिख देना 3 छिक्के 18, तो देखना शेषफल पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल का मान 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां अगर शेषफल 3 बचता तो 3 का भाग जाता, इसका मतलब शेषफल का मान अंत में जो शेष बचेगा उसका मान भाजक से छोटा ही होगा, ना तो बराबर हो सकता शेषफल का मान भाजक के, ना ही उससे बड़ा हो सकता। अगर बराबर या बड़ा होता है शेषफल का मान तो वापिस से 3 का भाग चला जाएगा। तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, देखना कि यहां पे एक बात लिख रहा हूं, यहां पर हमारे पास भाजक क्या है, b है, भाजक b है ना, तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं कि शेषफल r है, तो r जो शेषफल है वो क्या होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब r का मान, शेषफल का मान 0 से बड़ा हो सकता है, और मैंने ये निशान लगाया इसका मतलब 0 से बड़ा हो सकता है और r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है क्योंकि शेषफल भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो शेषफल 0 भी बच सकता है, और क्या होगा r का मान, अब देखना इसकी तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब r का मान हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। बराबर भी नहीं बोल सकते, बराबर क्यों नहीं बोल सकते, मैंने आपको अभी बताया है, अगर यहां पर 3 शेषफल बचता तो 3 का भाग वापिस चला जाता ना, एक बार जाता, 3 का भाग वापिस चला जाता। अगर यहां पर 4 शेषफल बचता तो 3 का भाग एक बार जाता, तो इसका मतलब शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, शेषफल का मान या तो भाजक से छोटा ही होगा, भाजक से छोटा ही होगा, और शेषफल का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। ये जो मान है ये इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये बोला गया है, ठीक है। तो मैंने ये जो आपको बताया है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
जो हमारे पास है उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। तो देखना, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूं। मैंने यहां पर आपको बता दिया कि a व b कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक की मैंने आपको कल परिभाषा बता दी थी कि a व b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए a व b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए कोई अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार विद्यमान होगी। अद्वितीय संख्याएं q व r इस प्रकार विद्यमान होगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर और शेषफल का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन ये b क्या है, भाजक से छोटा होगा। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि a बालक क्यों रोवे, a बालक क्यों रोवे। देखना, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बालक क्यों रोवे। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, a बालक क्यों रोवे। ठीक है, अब एक बात देखना, मैं आपको थोड़ा एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं कि शेषफल a व b कोई धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए q व r। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि मैंने बोला है कि q व r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं इस प्रकार विद्यमान होगी। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, वो संख्या केवल उसी के लिए विद्यमान होगी। जैसे हमने देखना, यहाँ पे 3 का भाग दिया है, 3 का भाग दिया है, तो ये q का मान जो 6 है, तो 19 में अगर हम भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग 19 में देंगे तो किसी भी स्थिति में 6 बार ही जाएगा ना, 7 बार तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये 19 में अगर 3 का भाग कैसे भी दे लो 6 बार ही जाएगा। इसका मतलब क्यों अद्वितीय संख्या विद्यमान है, एक ही संख्या विद्यमान है। अब देखना, यहां शेषफल एक ही तो बचेगा, 19 में 3 का भाग देंगे तो वो भी एक तरीके से अद्वितीय संख्या विद्यमान है। इसका मतलब अद्वितीय पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए केवल एक ही मान विद्यमान होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, इधर देखना, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 22, इसमें हमें 5 का भाग देना है, तो जब इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 4 बार ही तो जाएगा भाग। ऐसे थोड़ी है कि आप 5 बार भाग दे दोगे, 4 बार ही तो भाग जा रहा है ना, किसी भी स्थिति में 4 बार ही तो भाग जा रहा है 22 में जब 5 का भाग देना है। इसका मतलब b का मान है, जो भागफल q का मान है, वो अद्वितीय तो है। अद्वितीय का मतलब 4 बार एक ही तो संख्या आएगी, इसके लिए 4 बार भाग जाएगा तो 20 और 2, किसी भी स्थिति में जब आप कभी भी 22 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल 2 ही तो बचेगा, 2 ही बचेगा ना। इसका मतलब अद्वितीय संख्या ही विद्यमान है, अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है। तो यहां से हम देखना, यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लिख रहे हैं, ये आपको यहां समझ में आ गया होगा। अब मैं उसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं कि क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैंने आपको एक एक शब्द इसका खोलकर बताया कि a व b दो धनात्मक पूर्णांक है और अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या होती है, q व r किस प्रकार विद्यमान होते हैं। तो मैंने हर एक चीज आपको बता दी। अब मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं। लैंग्वेज क्या है, यहां पे लिख रहा हूं कि यूक्लिड क्या है, यूक्लिड किसी वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन भाग प्रक्रिया, विभाजन प्रमेय का। विभाजन का मतलब क्या है, भाग प्रक्रिया, और यूक्लिड किसी वैज्ञानिक का नाम है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि a व b, मैंने पहले आपको समझा दिया, अब मैं इसको लिख रहा हूं कि a व b कोई भी धनात्मक a व b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए a व b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिनके लिए, अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक जिनके लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय, मैंने अद्वितीय पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया कि अद्वितीय क्या है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r, q क्या है, भागफल, r शेषफल है। तो अद्वितीय पूर्ण संख्या q व r, q भागफल r शेषफल। तो अभी एग्जांपल दिया कि 19 में अगर 4 का भाग दे रहे हैं तो भाग 4 बार ही जाएगा, ऐसे नहीं 5 बार चला जाएगा, और शेषफल 3 ही बचेगा। तो वो एक तरीके से अद्वितीय रूप में विद्यमान है। कभी भी आप 4 का भाग 19 में दे लेना, 4 बार ही जाएगा और शेषफल 3 ही बचेगा। ठीक है, तो q व r इस प्रकार विद्यमान है,
इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। और मैंने आपको बता दिया कि शेषफल कहां से कहां तक हो सकता है। शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है और भाजक से हमेशा छोटा होगा। शेषफल का मान भाजक से छोटा होगा। अगर भाजक के बराबर हो जाएगा तो वापस से भाग चला जाएगा, या फिर भाजक से बड़ा होगा तो भी वापस से भाग चला जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि शेषफल का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर या भाजक से छोटा होता है। ये हमारे पास क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं यहाँ। जैसे यहाँ पे मैं एक ये भी लिख देता हूं कि भाज्य कहां से ज्ञात किया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। पूरी की पूरी लैंग्वेज है, इसमें पूरी लैंग्वेज है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। एक एक चीज में यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, शेषफल भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ भाज्य क्या है a, भाजक क्या है b, और भागफल क्या है q, और शेषफल कितना है r। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब ये हमारे काम कहाँ आएगी, हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या इसकी कलन विधि का उपयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है। जैसे हम भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना, तो हमें एजे यहां भाग विधि काम में लेनी है। लेकिन लिखना किस तरीके से है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इसमें हमें चरण लेने हैं, और भाग प्रक्रिया में जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए ना, भाग प्रक्रिया हम अगर करते हैं तो तब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए, जब तक हमें भाग प्रक्रिया क्या रखनी है, चालू रखनी है। और जिस समय शेषफल शून्य आएगा तो हमारा जो भाजक होगा ना, हमारा भाजक होगा वो ही हमारा एचसीएफ होगा। शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए ये बात बताता हूं। देखना, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है, कोई भी अदर एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद में हम हमारी जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले एक एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 24 और 60, ये हमारे पास कोई संख्या है। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों का क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या कलन विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या कलन विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब समझते हो ना, पहले तो एचसीएफ का मतलब ही समझो क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ मैसअप को बोलते हैं, मैसअप है एचसीएफ। मैसअप है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उभयनिष्ठ जो हमारा जो गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उससे हम बोलते हैं एचसीएफ। मैं इसको लिखना चाहूं, एचसीएफ का मतलब देखना, पहले एचसीएफ का मतलब समझना। एक तो एचसीएफ होता है, एक होता है हमारे पास एलसीएम। इन दोनों को हम समझते हैं पहले, इसके ऊपर बाद में चलेंगे। क्योंकि अगर आपको एचसीएफ का ही नहीं पता, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बाद में, हमें पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। तो पहले तो हमें एचसीएफ का ही पता होना चाहिए, एलसीएम का ही पता होना चाहिए। ऐसे रटाफिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है। देखना, एचसीएफ में लिखूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अरे फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। कि बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब इस विधि से हम करेंगे नहीं, हमने सिर्फ इसका मतलब समझा है। एचसीएफ की परिभाषा भी देखेंगे क्या होता है एचसीएफ, इसको डिफाइन कैसे करेंगे एचसीएफ को। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटी, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। यहां क्या लिखेंगे, छोटे से छोटा
कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। और अब हर चीज में कैसे समझाऊं, यहाँ पे हर चीज मैं आपको नहीं समझा सकता, इसलिए मैं मेन मुद्दे पर ही आता हूँ। यहाँ से मैंने आपको ये इतना बता दिया। अब आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, तो यहाँ अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरा बताने लग गया तो हमारा चैप्टर ये पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं नॉर्मल ही इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। अब ये बात मैं आपको थोड़ा आगे समझाऊंगा, पहले आप इतना ही याद रखो, ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब ये होता है। मैं आपको ये बात थोड़ा अगली क्लास में इसको पूरा डिफाइन करूंगा कि ये ऐसे होता है। पहले हम इस पे चलते हैं, ये इनके बिना भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो इसको मैं एक बार क्लोज कर रहा हूं वापिस, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए पूरा समझाने के लिए। तो मैं पहले इसी पे आता हूं एक बार, क्योंकि हमारी आज हमें 1.1 प्रश्नावली पूरी करनी है। ये वापस से आएगा भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अगली 1.2 प्रश्नावली में, तो मैं इसको वहां पे आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। पहले इसी पे आते हैं, एचसीएफ याद करना। इसको मैं रफ कर रहा हूं इधर। हाँ तो देखना अब कि हमारे पास 24 और जो 60 है, इन दोनों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब कलन विधि के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने का मतलब हमें मैसएफ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने अपने मन से एग्जांपल लिया है। तो एक बात देखना, यहाँ पे हमने एक बात छोड़ दी। क्या छोड़ दी, यहाँ आपको पता है कि मैंने एक बात लिखी थी, यहाँ ऐसे लिखा था भाज्य, और यहां पर क्या लिखा था, भाजक लिखा था, और यहां पर मैंने क्या लिखा था, भागफल लिखा था, और अंत में क्या लिखा था, शेषफल लिखा था। तो एक बात बताओ आप, क्या भाज्य का मान हमेशा भाजक से बड़ा होता है क्या? अरे भाज्य का मान ए और ये बी, तो ए ग्रेटर देन बी, तभी तो ए बराबर भाजक गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें शुरू में क्या लेना है, ये क्या है, ए भाज्य है। भाज्य वाली संख्या यहां पर कौन सी संख्या लेनी है, जो बड़ी हो। इनमें से यहां पर कौन सी संख्या लेंगे, भाग कौन सी संख्या में देंगे, जो हमारे पास बड़ी हो। तो भाज्य का मान कितना लेंगे, 60 लेंगे, और भाजक कितना हो जाएगा, बी का मान कितना लेंगे, 24 लेंगे। तो मैं यहां से आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास यहां पर ए का मान कितना होगा, यानी भाज्य का मान कितना होगा, 60 होगा, और भाजक का मान हमारे पास कितना होगा, 24 होगा। भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। अब देखना, यहां से अगर हम यूक्लिड विभाजन के द्वारा, पहले इसको भाग विधि के द्वारा कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे जो यूक्लिड विभाजन के द्वारा है वो करने में आसान होगा, वो भी जस्ट साइड में हम करते हुए चलेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। पहले भाग विधि के द्वारा इसको करते हैं। कैसे करेंगे, भाग विधि के द्वारा तब तक हमें इसको करना है तब तक अंत में हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक भाग प्रक्रिया हमें चालू रखनी है, तब तक हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। और शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो जो उसका भाजक होगा ना, अंत में जो भाजक होगा ना, वो ही उसका एचसीएफ होगा। अब पूरा एक्सप्लेनेशन देखता हूं, देखना में। जैसे यहां पे हमें पता है कि 24 और 60 का हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता है यहां पे लिखना है कि 60 बड़ा है 24 से, इसलिए ए का मान कितना है, 60 है, बी भाजक है, इसका मान कितना है, 24 है। अरे है ना, वहां से लिखा है हमने। अब देखना इधर, यहां मैं भाग देता हूं, 60 में 24 का कितनी बार जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 72, 3 बार तो भाग नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया, ये 48। अब इसमें से घटाएंगे, 10 में से 8 गए, 2, 5 में से 4 गए, 1। अब देखना, अब आगे क्या करना है, अब 12 शेषफल बच गया। अब एक बात यहां से आप नोट कर रहे होंगे, जो शेषफल बचा है वो देखना 24 से छोटा है, भाजक से छोटा ही है। अरे भाजक से बड़ा तो नहीं आया ना, भाजक से छोटा ही आया है हमारा। अब हमें आगे कैसे करना है, शेषफल 0 नहीं है हमारे पास, तो भाग प्रक्रिया तो हमें चालू रखनी है। अरे कंटिन्यू रखना है भाग प्रक्रिया। तो अब हम यहां क्या लिखें, अब हमें क्या करना है, ऐसे चलते जाना है। ये 12 है, अब इस 24 को हमें क्या करना है, यहां पे लाके रखना है।
24 को यहाँ रखना है, ये 24। अब कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, ये 24, ये 0। अब देखना शेषफल शून्य आ गया ना। तो मैंने क्या बोला था कि जब तक शेषफल शून्य नहीं आए भाग प्रक्रिया में, तब तक ही हमें भाग चालू रखना है। अब शेषफल हमारे पास शून्य आ गया तो आगे भाग देंगे क्या, और नहीं देंगे। अब हमारे पास HCF का मान कितना हो जाएगा, देखना HCF का मान, अगर यहाँ मैंने बोला था कि जिसमें अगर भाग शेषफल का मान शून्य आ जाए तो भाजक होगा ना। अब इसमें शेषफल का मान शून्य है, इसके लिए भाजक कौन सा है हमारे पास, 12 है, तो भाजक होगा वो हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। तो हमारे पास ये क्या है, इसका HCF है। क्या है, HCF है, अर्थात ये हमारे पास क्या है, मैसअप है। ये HCF है अर्थात मैसअप है। अब देखना मैं आपकी एक दुविधा और दूर कर देता हूं कि अगर यहां शेषफल मानो 0 नहीं आता, अरे आ गया है, लेकिन मान रहे हैं कि एक बार शेषफल यहाँ पे मान लिया कि 3 आ जाता, तो अब आगे कैसे कंटिन्यू रखते। अब ये 3 आ जाता तो 3 को ऐसे रखते, अब इस 12 को हम क्या करते, यहाँ पे लाकर रखते, ये लिख दिया, 12 को यहाँ पे लाके रख दे, तो कितनी बार भाग जाता, 4 बार, ये 12 और ये 0, अब वापस से 0 आ गया। तो अब इसके लिए HCF कौन सा हो जाता, 0 कौन सी प्रक्रिया में आया है और इसके लिए भाजक कौन सा है, 3 है, तो अब HCF कितना होता, 3 होता। अरे हम मान रहे हैं ऐसा, यहीं पर ही हमारे पास 0 आ गया था, लेकिन मैं आगे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे यहां भी अगर हमारे पास 0 नहीं आता और यहां पर हमारे पास मानो शेषफल आ जाता 2, शेषफल कितना आ जाता, 2 आ जाता, तो 2 शेषफल आ जाता, तो अब यहां आगे क्या रखते, यहां पर 3 रखते और ये एक बार भाग जाता तो ये 1। इस प्रकार ये आगे से आगे चलता जाता। अब देखना चरण कैसे लिखने हैं, इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं बता रहा हूं यूक्लिड विभाजन में कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको। अब यूक्लिड विभाजन में इसको कैसे लिखेंगे, ये 0। यूक्लिड विभाजन में हमें पता है कि हम क्या लिख रहे थे, a व b कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक हमारे पास, इनके लिए यूक्लिड विभाजन कलन विधि के द्वारा हमें HCF ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक है, हम क्या लिखेंगे कि 24 व 60 हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है, जहां a का मान बड़ा है b से, मतलब a भाज्य है, तो a का मान 60 और b का मान 24 है, a का मान 60 और b का मान 24 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r का प्रयोग करने पर, देखना मैं चरण में लिख रहा हूं इसको। अब तो मैं इसको साइड में ऊपर वाले को मिटा रहा हूं एक बार, ठीक है, पूरा चरण बता रहा हूं मैं कि कैसे इसको यूज में लेना है। कैसे हमें इसका उपयोग करना है, एक बार ये भी साइड में मैं लिख दूंगा इधर, और क्वेश्चन भी ऊपर वापस लिख दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। कि यहाँ मैं लिख रहा हूं कि 24 व 60 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करना, क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है। तो हमने, मैं एक बार वो साइड में वो भाग प्रक्रिया वापस लिखता हूं कि 60 में हमने 24 का भाग दिया था, कितनी बार गया था, 2 बार गया था, यहाँ पर शेष कितना बचा था, 12, यहाँ पर हमने ये 24 वापस लिख दिया था, भाग कितनी बार गया था, 2 बार गया था, शेष पर 0 आ गया था, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया था, HCF निकल के आया। क्या निकल के आया, HCF, ये भाजक है वही निकल के आया, b का मान है भाजक, वही तो शेषफल निकल के आया हमारे पास, जो अंत में 0 आया है वो। अब देखना इसको हम चरण में कैसे लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन वाली चरण में कैसे लिखते हैं, कि हमें इसको चरण में कैसे यूज में लेना है। तो हम देखना इसमें चरण में चलेंगे, हमारा चरण फर्स्ट रहेगा। चरण फर्स्ट में हमें क्या लिखना है कि 2 धनात्मक पूर्णांक 24 व 60, 2 वही लिखना है जैसे हमने यूक्लिड विभाजन में लिखा था, 2 धनात्मक पूर्णांक a व b की जगह यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, 60 व 24, जिनके लिए, जहां या फिर जिनके लिए, आप जैसे मर्जी समझो, जहां a बराबर कितना, बड़ी संख्या है 60 और b बराबर कितना, 24, b बराबर 24, b क्या है, भाजक है, a क्या है, भाज्य के लिए
यूक्लिड, ये हमें नहीं करना है, लेकिन ये साइड में हमें रफ काम में करके देखना है, तो हमें इसको करने में आसानी होगी। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या फिर इसको कलन विधि बोलते हैं, का उपयोग करने पर कौन सी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका उपयोग कर रहे हैं। अब देखना ए का मान हमारे पास कितना है, यहीं से शुरू हो, ए का मान कितना है 60 लिखो, ए का मान, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें सिद्ध करना है। जब तक आर का मान, आर क्या है, शेषफल का मान शून्य नहीं आ जाए तब तक हमें इसको कंटिन्यू करना है। ए का मान हमारे 60 है, बी का मान हमारे पास यहाँ 24, और क्यू का मान हमारे पास भागफल का मान कितना आया है 2 आया है, प्लस इसमें शेषफल हमारे पास कितना बचा 12 बचा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास शेषफल का मान शून्य तो नहीं आया ना, तो ये हमारा काम यहाँ चरण 1 में पूरा नहीं हुआ। यहाँ शेषफल का मान शून्य नहीं आया तो चरण 1 में हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब हम कौन से चरण में चलेंगे, इस चरण को छोड़कर चरण सेकंड में चलेंगे, और चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, चरण सेकंड में हम क्या लिखेंगे, चरण सेकंड में लिखेंगे कि r बराबर 12 नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब r बराबर 12 आया है जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा काम समाप्त नहीं हुआ ना। मैंने क्या बोला था कि जब तक r बराबर शून्य नहीं है तब तक हमें आगे बढ़ते चलना है। r क्या है, शेषफल है, शेषफल का मान शून्य नहीं आए तब तक हमें आगे बढ़ते चलना है। तो r का मान 12 आया है जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें भाग प्रक्रिया को आगे और शुरू करना है। 0 नहीं आया तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या माना था, अब हमारे लिए यहाँ पर a का मान क्या हो गया 24 हो गया, b का मान, भाजक का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब देखना ये भाग विधि कितनी काम आ रही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। एक तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इस भाग विधि का सरल रूप ही है, अरे है ना, तो ये कितनी काम आ रही है, इसलिए ये आनी जरूरी है। ठीक है, अब देखना मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से a बराबर 24 क्यों, और b बराबर 12, भाजक का मान 12, ठीक है, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, है ना। ठीक है, अब देखना वही लिखना है। अब देखना यहां से क्या है, a बराबर, वो ऊपर लिख दिया मैंने, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिया ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां एक बात और लिख दो, जहां पर शेषफल का मान 0 के बराबर या बड़ा और भाजक से छोटा। ठीक है, a का मान अब इसमें देखा जाए कितना है 24, बराबर b का मान कितना है 12, गुणा q का मान कितना है 2, प्लस शेषफल का मान 0 आ गया। अब हमारा यहाँ काम क्या हो गया, पूरा हो गया। शेषफल का मान शून्य आ गया तो हमारा काम क्या हो गया, पूरा हो गया। शेषफल का मान शून्य आता ही जो हमारे पास क्या है, भाजक है, वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर भाजक था तो हमारे पास क्या निकल के आया, HCF निकल के आया। अब यहां से हम लिखेंगे, अतः r बराबर 0, r बराबर 0 प्राप्त होने पर HCF बराबर 12। ठीक है, इस प्रकार हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। इस प्रकार हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसको लेके चलना है। ठीक है, अब देखना एक क्वेश्चन हम इस पे करेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं एक। ठीक है, मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बताया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, b का मतलब क्या होता है, और q का मतलब क्या होता है, और r का मतलब क्या होता है, और r का मान कहां से कहां तक हो सकता है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसमें। अब एक बात और, इसके लिए आपको भाग विधि आना जरूरी है। भाग विधि से आप अगर इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे
तो उसके बाद में जैसे चरणों में चलोगे तो बड़े आसानी होगी, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, एग्जाम में हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वरना गलत होगा। इसलिए पहले भाग विधि पीछे करके देखना और उसके अकॉर्डिंग चरण में चलते जाना है। जितने चरण बनेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने चरण बन रहे हैं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन करते हैं हम, क्या क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आप देखना, ये एक क्वेश्चन है, जैसे प्रश्नावली 1.1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का एक ले लेते हैं, पहले का एक पहला ले लेते हैं। तो पहले का पहला क्या है, 135 और 255, 135 और 255। इसका हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसका प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। तो इसका प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करना। अब इसका मैं ये एक ही बताऊंगा, उसके बाद में जो आगे वाले दो हैं वो आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं। अब देखना ये कैसे करेंगे हम, मैंने बताया साइड में पहले भाग विधि कर देख लो। पहले हमें यहां से a का मान और b का मान तो पता होना चाहिए ना, क्या है। अरे जो बड़ी वाली संख्या है हमें पता है कि भाज्य का मान भाजक से बड़ा होता है, तो बड़ी वाली संख्या ये किसका मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। ये छोटे वाली संख्या 135 ये किसका मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो देखना जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग दे देना। पहले भाग विधि साइड में कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो। a का मान 255 यहां से हम लिख देते हैं, यहाँ a का मान रखते हैं, यहाँ b का मान भाजक 135। अब 135 255 में कितनी बार भाग जाएगा, लगाओ आइडिया। 2 बार, 270 2 बार तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे देखना, मैं आपको इधर गुणा करके बता देता हूँ। 135 को 2 से गुणा करो, 10 की 0 असल की 1 6 1 7 और ये 2 बार तो भाग नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। 270 आ रहा है जो क्या है, बड़ी है 255 से। इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये भागफल कितना आ गया, एक आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं 135, 5 से 5 0, 5 में से 3 गए 2 और 2 में से 1 गया 1, 120 शेष रह गया। अब क्या हमारे पास शेषफल शून्य आया है क्या, मैंने बताया है कि जब तक हमारे पास शेषफल का मान शून्य नहीं आता तब तक हमें भाग प्रक्रिया क्या रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। शेषफल शून्य नहीं आया, अब क्या करेंगे, शेषफल शून्य नहीं आया तो आगे और बढ़ाएंगे भाग को। अब ये तो हमारे पास किसका मान हो जाएगा, भाजक का। अब ये वाली संख्या है इसको यहां लाकर रख दो 135। अब ये हमारे पास क्या हो गया, भाज्य हो गया, ये क्या हो गया, भाजक हो गया। अब वापस से कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, ये 120, अरे एक बार ही जाएगा ना। अब देखना यहाँ 5 शेष रह गया, 3 में से 2 गए 1 और ये 0। अब वापिस से शेषफल शून्य नहीं है, वापिस से शेषफल शून्य नहीं है, तो हमें भाग प्रक्रिया आगे कंटिन्यू और रखनी है। तो आगे कंटिन्यू रखनी है तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 120। 15 अंठी 120 होता है, अरे पहाड़ा आता है ना 15 का, 15 अंठी 120, तो ये भाग कितनी बार गया, 8 बार, और ये 120, ये 0 शेषफल आ गया। अब हमारा काम पूरा हो गया क्या। मैंने बताया था भाग प्रक्रिया को तब तक ही कंटिन्यू रखना है हमें, तब तक हमारे पास शेषफल शून्य नहीं आ जाता, तब तक हमें कंटिन्यू रखना है भाग प्रक्रिया को। शेषफल शून्य आ गया क्या, यहां पर हमारा काम खत्म हो गया। अब HCF का कैसे पता लगाएं, जहां पर शेषफल का मान शून्य आया है उसका भाजक क्या है, वो हमारे पास क्या होगा, शेषफल होगा। यहां पर शेषफल का मान शून्य आया है तो इसका भाजक हमारे पास क्या है, 15 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। HCF बोले तो मैसअप होगा ना। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसे लिखें, ये तो हमने साइड में भाग विधि के द्वारा लिख लिया, ये हमारे पास बहुत कारगर साबित होगी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अगर हम यहाँ उपयोग करेंगे तो देखना इसको कैसे लिखेंगे। चरण नंबर फर्स्ट लिखते हैं, चरण फर्स्ट, चरणों में लेके चलना है इसको। चरण फर्स्ट क्या है,
चरण फर्स्ट है हमारे पास कि दो धनात्मक पूर्णांक 255 व 135, ये लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है आपको। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आप प्रयोग कर रहे हो तो ये लैंग्वेज माइंड में सेट कर लो, आपको ऐसे ही लिखनी है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, तभी नंबर आपको एग्जाम में एग्जामिनर देगा। ठीक है, 135 जहां क्या ए क्या है, भाज्य है, कितना मान है, भाज्य बड़ा होता है 255, वह बी क्या है, भाजक है, इसका मान 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर, ये हर में लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि क्यों होता है भाजक से छोटा। ठीक है, अब देखना, अब यहां से हम लिखना चाहें वहां चलते हैं। ए का मान कितना 255, बी का मान भाजक है 135 गुणा क्यू का मान 1 प्लस शेषफल कितना बचा 120। अरे तो शेषफल 120 बच गया, तो क्या 120 जीरो के बराबर है क्या? तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब अगले चरण में जाना पड़ेगा, हमें अगले चरण में चलना पड़ेगा। अगले चरण में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, r बराबर 120 जो नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो चरण नंबर, ये लैंग्वेज याद कर लेना आप, ठीक है ना, ये लैंग्वेज याद कर लेना। इसी तरीके से हमें चलना है, और ये भाग विधि आप कर लोगे ना पहले, तो इसको करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम चरण नंबर 2 पे चलते हैं। चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे, r बराबर 120 जो 0 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का निशान है, r बराबर 120 है जो 0 के बराबर नहीं है। अतः अब हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा 100, यहां से देखो a का मान, दूसरे में a का मान 135 व b का मान 120 के लिए, अब ऊपर बात लिख दी तो बार बार बस यहां पे लिखना है, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ये लिखना है। ठीक है, अब देखना, अब ये नहीं लिखना बार में a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऊपर लिख दिया ना तो ठीक है। अब a का मान वहां से 135 है, ये रहा 135 बराबर b का मान 120 गुणा कितनी बार भाग गया, भागफल का मान यहाँ 1 प्लस शेषफल कितना, अभी भी देखो दूसरे चरण में आ गए लेकिन शेषफल शून्य प्राप्त हुआ क्या? अरे हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो क्या चरण 3 में चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा जी, कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य ही प्राप्त नहीं हुआ तो हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगले वाले चरण में चलते हैं, चरण नंबर 3। चरण 3 क्या बोलता है, जैसे यहां लिखा था अब वही यहां लिखना है कि r बराबर 15 जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः a बराबर कितना 120, b बराबर भाजक का मान 15 के लिए किसका प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर, यही लिखेंगे, हमने लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां पे लिखते हैं a का मान, a बराबर बी क्यू प्लस आर से 120, b का मान 15, क्यू का मान भाग 8 बार गया प्लस 0, शेषफल का मान यहां से देखना, शेषफल का मान 0 आ गया। अब शेषफल का मान 0 आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया। मैंने यही तो बोला था, जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आता है तब तक हमें चलते जाना है। और शेषफल का मान 0 आ गया तो देखना, शेषफल का मान 0 हमारे पास निकल के आ गया, तो इसका जो भाजक होगा ये b का मान होगा, वो हमारे पास क्या होगा HCF होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे,
r बराबर 0 प्राप्त हो गया, r बराबर 0 प्राप्त होने पर HCF, जो हमें दो संख्याओं का ज्ञात करना था 135 और 255, इसका कितना HCF आ गया, ये जो भाजक का मान है वो HCF 15 निकल के आ गया। तो हमने आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को पूरा कर लिया है। बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, इसका एक एक चीज खोल के मैंने आपको बताई है कि कैसे इसको उपयोग करना है। अब इसमें 1.1 में कुछ एक क्वेश्चन और बाकी रह जाते हैं जो हम इससे अगले वाले क्लास में देखते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।